अविश्वसनीय किंतु सत्य। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे, संघर्ष जिसकी मिसाल है, और हर संघर्ष के बाद वो सोने की तरह तपता और निखरता गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ और ये कोई कैसे कर सकता है, ये हम उसी शख्सियत की जुबानी सुनेंगे जिनके एक ऐसा दौर, मैं समझता हूँ कि उस दौर से निकल पाना बहुत कठिन हर किसी के लिए होता है। आपके बड़े भाई जिनके आंचल में आप खेले, आप महफूज उनके आंचल में अपने आप को पाते थे, आप कुलाचे भरते थे, आप अपने सपनों को उनके सामने रखते थे और वह हकीकत में परिवर्तित करने के लिए जी जान लगाते थे। ऐसे राम रूपी बड़े भाई का जाना हिला के रख दिया आपको। लेकिन उस परिस्थिति से, उस दौर से निकल पाना, क्योंकि जितने आप कठोर बाहरी तौर पे दिखते हैं, अंदरूनी तौर पे उतने ही भावनात्मक और बहुत ही एक कांच का एक बर्तन आप कह सकते हैं, नीरज। आपको दिखेंगे बहुत टफ, लेकिन बहुत ही सरल, बहुत ही मधुर और बहुत ही सहनशील, संवेदनशील शख्सियत। फिर आपने ऐसा, नीरज जी, क्या ठाना कि कैसे अपने आप को इन परिस्थितियों, क्योंकि आपको एक जिम्मेदारियों का बोझ, और आप बचपन से निकल ही नहीं पाए थे क्योंकि आपके पास एक आपका आकाश था, और सडनली आपको बड़ा होना पड़ गया और सारी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ा। तो आपने उस दौर से निकलने के लिए, जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत मुश्किल समय था, तो आपने ऐसा क्या सोचा कि मैं कैसे निकल पाऊँ और कैसे मिसाल बन पाऊँ? नीलोसे जी, धन्यवाद, आप मुझसे बात कर रहे हैं। एक तो मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा जीवन का, छोटा सा। सबसे पहले तो कि मैं किसी भी खिलाड़ी रहा, लेकिन किसी भी राज्य स्तरीय क्या जिला स्तरीय भी किसी भी तरह के खेल की किसी भी टीम में कभी भी नहीं रहा। तो बैकग्राउंड मेरा कोई इतना स्ट्रांग नहीं था खेल के मामले में, पर रनिंग, वॉकिंग ये सब करता रहता था, और गली क्रिकेट खेलना और ये सब चीज़ें मेरी चलती रहती थी। 2018 में मेरे सब कुछ, मेरे बड़े भाई का एकदम से जाना हुआ, और उसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे पर थी। और क्योंकि फादर काफ़ी पहले चले गए थे, अर्ली एज में चले गए थे, तो मुझे था कि कुछ करना है अब, खुद का एक अस्तित्व, खुद की एक पहचान इंसान को रहता है ना। कई बार लगता है कि मेरा स्वयं का अस्तित्व मुझे बनाना है, और हर इंसान एक अपना अस्तित्व बनाने के लिए जीवन में सोचता है। और मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है, पर क्या करना है मुझे नहीं मालूम था। और मैं बहुत ही सही बात कहूँ तो मुझे डिप्रेशन में था मैं, और मेरे हाथ पाँव पूरे सुन्न हो गए थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जलती आग में मेरे हाथ किसी ने डाल दिए हैं, और मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे क्या हो रहा है। रात भर में जगता था, रोता रहता था। तो परिवार वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे बीवी, बच्चों, मम्मी, सब ने साथ दिया, और उन्होंने बोला तो डॉक्टर को दिखा। तो उसके बाद दोस्तों ने और सब ने मुझे, मेरे सारे चेकअप हुए, और उसमें निकल कर आया कि मेरी जो गर्दन के अंदर सर्वाइकल की जो डिस्क है वो मेरी बाहर आ चुकी थी, 0.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उसके कारण मेरे हाथ और पाँव और सब सुन्न हो गए थे, और मुझे चलने में भी दिक्कतें जा रही थी। तो डॉक्टरों ने बोला कि आपको बेल्ट लगा के रहना पड़ेगा नेक पे, और खेलना कूदना, साइकिल चलाना, दौड़ना, ये सब तो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मेरे लिए बड़ी गंभीर स्थिति हो गई। मतलब मुझे लगने लगा कि ये तो जिंदा लाश हो गया मैं।
कुछ कर ही नहीं पाऊंगा मैं। एक और बड़े भाई का जाना, वो एक परिस्थिति, और उसमें एक थोड़ी सी जो उम्मीद आप चाह रहे थे कि मैं इस दौर से निकल पाऊँ, और आपको डॉक्टर ने साइकिलिंग और रनिंग, जो आपकी जान है, वो भी मना कर दिया कि आप अगर करेंगे तो बहुत कुछ मुझे ध्यान है कि आप कोमा में भी आ सकते हैं, आपके साथ और बड़ी कोई तकलीफ़ हो सकती है। तो उसके बाद फिर इतना ठान लेना है, और फिर आपने उसके बाद अपनी यात्राएं, आपने देश को नापना शुरू कर दिया। तो इतनी विषम परिस्थितियों में जहां डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, और डॉक्टरों से परे जाना एक आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, फिर वहाँ से निकल के आपने और खाना भी ऐसा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब ये भी नहीं कि हम यहाँ से भोपाल चले जाएं तो ठीक है, पर आपने कश्मीर से कन्या, ये कैसे किया? जब डॉक्टरों ने बोला कि आपका ऑपरेशन होने के बाद 6 महीने बाद आप वापस से फिटनेस के उसमें आ सकते हैं, आप हेवी वेट नहीं कर सकते पर आप फिटनेस की आपकी पूरी, और साइकिल आप चला सकते हैं। तो मैंने ऑपरेशन की राह चुनी। 3 जनवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ 2019, और जुलाई तक मैंने बिल्कुल डॉक्टरों के हिसाब से बिल्कुल रेस्ट किया। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 महीने तक मैं सीधे ऐसे नेक बेड लगा के ऐसे सोता था, रात भर नींद नहीं आती थी क्योंकि मैं करवट नहीं ले सकता था। पर जुलाई में जब मैं वापस डॉक्टरों के हिसाब से फिट हो गया, तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए जीवन में, अपने अस्तित्व के लिए भी और वापस पलट कर आने के लिए भी। क्या बात? क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हो, जब आप मतलब टूट चुके होते हो, तब आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपकी पसंद की चीज़ हो। और जब आप अपना कुछ पसंद का करते हो तो आप सारे गम भूल जाते हो, क्या बात? और आपको सब चीज़ें बहुत ही नगण्य लगने लगती हैं, सारे टेंशन नगण्य लगने लगते हैं जब आपकी पसंद का कुछ होता है। आप इतनी आसानी से सब चीज़ों को कह पा रहे हैं, पर क्या हकीकत में जो तकलीफ़ें आपने सही, मैं वो चाहता हूँ कि आप वो बताएं कि कैसे वो जिद और जज्बात, क्योंकि आपने कह तो बहुत आसानी से कह दिया कि ये सब करना चाहिए और कुछ बहुत बड़ा सोचना चाहिए, लेकिन जब वो हकीकत में परिवर्तित होता है तो क्या, कैसे आपने अपने आप को तैयार किया, कैसे मनाया, और कैसे आपने नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड आपका है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कैसे आपने कंटिन्यू किया? नीलों से जी ऐसा है कि मुझे वापस पलट कर तो आना ही था, ये मैंने सोच रखा था। और मैंने सुबह एक दिन पेपर में पढ़ा कि अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि अमरनाथ यात्रा क्यों रोक दी गई। उसके बाद अचानक से 370 धारा का हटना हुआ, और मन मेरे जो है वो पूरा कश्मीर की तरफ जाने लगा। क्या बात है? तो मैंने बोला कि वापस पलट कर तो आना ही है, तो क्यों ना कश्मीर जाया ओहो। जाए। ऐसे में इतना सकारात्मक सोच कि बहुत अद्भुत। तो मन में आया कि क्यों ना कश्मीर जाया जाए, और धारा 370 हटी है तो क्यों ना लाल चौक पर झंडा फहराया जाए। ओहो, क्या बात है। मैंने गूगल किया तो मैंने देखा कि लाल चौक पर झंडा बोलकर फहराना मुझे बहुत कम, और मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती और इन्होंने मोदी जी के साथ फहराया था। जी। और कहीं मेरी बात चली तो मालूम पड़ा कि उन्होंने झंडा फहराया, और उसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी से, प्लेन से वापस दिल्ली आए थे वो लोग। मेरे मन में आया कि ये लोग तो बुलेट प्रूफ गाड़ी से गए थे, मैं निहत्था साइकिल से जाऊंगा। क्या बात है। और साइकिल से सिर्फ कश्मीर ही नहीं, कन्याकुमारी तक एक मैसेज लेके जाऊंगा कि सेफ इंडिया, फिट इंडिया। इतना विश्वास। बस एक मन में आ गया, कर पाऊंगा कि नहीं ये नहीं मालूम था, क्या बात। पर मन में आ गया ये करना है। जब तक अपने आप पे आप भरोसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे वो मुकाम हासिल भी नहीं कर सकते। फिर वो सुनाइए कि झंडा फहराने के बाद देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
तो हम आपके वो मुंह से सुनना चाहते हैं। और उस नीरज के दिल और दिमाग में क्या होगा? लड़ाइयाँ भी चल रही होगी, संघर्ष भी चल रहा होगा, और अद्भुत। मैं चाहता हूँ कि आप सुनाएं, ऐसा लगे कि हम मतलब आपकी पूरी यात्रा को देख रहे हैं। मैं बहुत शॉर्ट में सुनाता हूँ क्योंकि कई लोगों को मालूम भी है मेरी यात्रा का। यात्रा के लिए मैंने बाकायदा एक ट्रेनर ख़रीदा। बारिश गिर रही थी तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता साइकिल की। एक ट्रेनर ख़रीदा। ट्रेनर पे मैंने करीब 3000 किलोमीटर साइकिलिंग की। 2 महीने में प्रैक्टिस करी और उसके बाद पहुंच गया मैं कश्मीर। कश्मीर में 13 अक्टूबर की सुबह मुझे झंडा फहरा कर निकलना था और 12 अक्टूबर को मैं देखता हूं कि लाल चौक पर से दूर कुछ आधा किलोमीटर दूर एक पुल है, वहाँ पर एक बम का फटना हुआ और करीब 9 लोग उसमें घायल हो गए। और मैं रूट रेकी करने गया था, तब मन में डर भी लगा। मैं शाम को मोबाइल और नेट तो सारा नेटवर्क सब बंद ही था, नेट बंद था, मोबाइल बंद थे। मैंने लैंडलाइन से घर पर फ़ोन लगाया और आप यकीन नहीं करेंगे, तब मुझे मन में जैसा लग रहा था हो सकता है ये मेरा आखिरी फ़ोन हो परिवार के साथ। हजारों किलोमीटर दूर वो हादसे से हम सब भी दहशत में थे, पर आपको वो हादसा भी डिगा नहीं पाया है। जब आप कुछ करने निकलते हैं तो आपको कुछ भी दूसरा सोचता नहीं है और बाकी बहुत छोटी लगने लगती हैं चीज़ें। तो मैं तो बस और असल में मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा था। और एक लक्ष्य मेरा था, एक अर्जुन का लक्ष्य था, मछली की आँख। तो मेरा एक लक्ष्य था कि यहाँ पर झंडा फहराना और उसके बाद सीधे मुझे विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी में दिख रही थी कि ये मुझे करना है। वो स्मरण करें कीजिए जो वो क्षण है आपने जब झंडा फहराया। मैं चाहता हूँ कि व्यूवर्स को भी वो चूँकि हम सब वो देख नहीं पाए, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा लगे कि हम सब ये देख पाएँ कि हाँ हम वहाँ खड़े हैं, मतलब हम उसके साक्षी बनना चाहते हैं। तो आप ज़रा वो एक इमोशन जो मोमेंट है वो एक आप बताइए ज़रा। मैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हैं। मैं सुबह लाल चौक पर मैं और मेरा कैमरामैन, हम दोनों, मुझे CRPF के जवान कह रहे थे कि आप जल्दी कीजिए, यहाँ से जल्दी जाइए। और क्या मालूम क्यों मुझे डर नहीं लग रहा था और किसी भी तरह का डर नहीं था। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आज अगर आप हो सकता है मेरे से बोले झंडा फहरा तो मैं डरूंगा, उस वक्त तो मुझे डर नहीं था। मैं वहाँ से झंडा फहरा कर निकला। मुझे रास्ते में रोका भी गया, मुझे पाकिस्तानी झंडे भी दिखाए 2 जगह, पर मैं चलता गया क्योंकि सेना के जवान मुझे गले लगा रहे थे। क्या बात है, मुझे सैल्यूट कर रहे थे, जिनको सैल्यूट करने के लिए हम तरसते हैं। क्या बात है। तो मैं चले जा रहा था और 2 साल पहले के हादसे के बाद सेना की गाड़ियां भी अकेले नहीं चलती, कन्वॉय में चलती हैं सारी। उसमें सिविलियंस की गाड़ी नहीं जा सकती, पर आप यकीन नहीं करेंगे, उनके बीच में, उनके सामने, उनके साथ में मेरी साइकिल चल रही है, मुझे कोई रोक टोक नहीं। आपको जब ऐसा सम्मान मिलता है तो साइकिल की यात्रा तो कुछ बचती नहीं है, ये सब बहुत छोटी हो जाती है। मतलब आपने उसको चरितार्थ कर दिया कि डर के आगे ही जीत है। तो ये इतनी आसानी से आप कैसे कर पाए? मेरे लिए बहुत आसान लगने लगा क्योंकि आपको एक वाक़या बताऊं। तीसरे ही दिन मेरे हिप्स पे बहुत घाव हो गए थे और एक एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में मेरे जो थाइज़ है ये पूरी, जैसे कहते हैं ना हाथी पाँव बन जाता है, मेरे पूरे पाँव सूज गए। डॉक्टरों ने मेरे एक्सरे हुए पर ईश्वर मेरे साथ था तो कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ मुझे। और उसके बाद मुझे 8 दिन का बेड रेस्ट बोला गया कि आपकी सारी स्वेलिंग उतरेगी, उसके बाद फिर से आपके एक्सरे होंगे, MRI होगी। पर मुझे लगा कि यह अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो यह सेना के उन जवानों का अपमान हो जाएगा जो हमारे लिए जान देने के लिए
खड़े हैं। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जो मिशन इम्पॉसिबल आप करने जा रहे थे उससे आप दूर हो जाएंगे और आप शायद नहीं कर पाए? तो उस समय क्या सोचा आपने? नहीं, जब भी आपको ऐसा लगे जीवन में कि मैं अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाऊंगा या लक्ष्य मुझे डगमगा रहा है मेरा, तो अपने से बड़े वालों को देखना चाहिए। मैंने देखा कि एक सेना का जवान तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी रक्षा करने के लिए बैठा है, और मैं ये छोटे छोटे घावों से, क्या बात? मैंने घावों के लिए दवाइयाँ ली। मैंने 17 दिन में 51 एंटीबायोटिक, 51 घाव सुखाने की, 51 दवाइयाँ मेरी मतलब रोज़ की 3 दवाइयाँ मेरी चलती थी, टैबलेट चलती थी, सब हेवी डोज थे। और मैं वो लेता था क्योंकि मुझे साइकिल चलानी थी। दिन भर में साइकिल चलाता। आपको एक मतलब बहुत राज की बात बता रहा हूँ मैं कि मेरे घाव इतने बड़े हो गए कि मुझे मन में डर लग रहा था कि कैंसर में ना बदल जाए ये। और ये मैं आपको बताऊं, ये नीरज के बहुत सारे इंटरव्यू हुए, लेकिन ये पहले कभी शेयर नहीं हुआ आपका। तो मैं एक और बड़ी आपको बात बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ एक डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मुझे इस तरीके से घाव हो गए हैं, मैं दिन भर साइकिल चलाता हूँ और वो खून में इतना खून निकलता है उसमें से, और रात भर उनको सुखाता हूँ, लेकिन दूसरे दिन वापस वो हो जाते हैं। और बारिश भी चालू हो चुकी थी, पानी में गीले हो जाते हैं वो, दिन में कीचड़ से मैं धूप में कीचड़ सूख जाती है मेरी, और मेरा बड़ा गंभीर स्थिति हो जाती है। और वो घाव तो गीले ही रहते हैं, उन्हें कैसे सुखाऊं और इनमें क्या लगाऊं? तो आप यकीन नहीं करेंगे, एक दुकान पर जाके डॉक्टर ने बताया कि आपको सैनिटरी पैड्स रखिए आप हिप्स पे। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने सैनिटरी पैड्स का उपयोग किया। क्या बात है। देखिए, अगर आप ठान लें तो निश्चित तौर पे रास्ते भी खुद आपको नज़र आते हैं, और आप अद्भुत, मतलब नीरज जी वो दर्द को आनंद में हाँ, मैं क्या कैसे कन्वर्ट कर पाया? बहुत आसान था। जब मैं गीला होता, या समझिए आपके, जब मैं रात को सोया हूँ आराम से एसी में, और सुबह जब मैं उठ रहा हूँ रूम के बाहर और मैं देख रहा हूँ कि पानी गिर रहा है, और अब इस पानी में निकलना मुझे मालूम है कि गीला होऊंगा और वापस सूखना है, धूप आ जाएगी। तो मन में ऐसा लगता है, तो मैंने हर चीज़ का तोड़ निकाला। जब मैं गीला होता तो मैं सोचता कि ईश्वर मेरे पे बारिश क्या बात कर रहा है कि आप भीगिए, आनंद लीजिए इसका। ईश्वर इसलिए मुझे अक्टूबर के महीने में बारिश में भिगो रहा है। जब धूप आती और जब मैं सूख जाता और पूरी मेरे पे कीचड़ रहती थी, तो मुझे लगता है कि ये तो ईश्वर मेरे को इसलिए कर रहा है कि शाम को जब मैं नहाऊंगा तो मेरी सारी टैनिंग गायब कर देगी। ये कीचड़ जो है ये मेरी टैनिंग गायब कर देगी। हेडविंड आती तो मुझे लगता है कि वो स्वयं वायु देवता मेरे से गले लगने के लिए आ रहे हैं ये। तो हर चीज़ का पॉजिटिव सोचो, आनंद लो आप। और ईश्वर से तो आपकी जद्दोजहद चली रही थी। वो ये कहे कि नीरज ठीक है, मैं देखता हूँ आप कैसे निकल पाते हैं। और नीरज भी ठान के बैठा था कि आप जितनी तकलीफ दोगे मैं उसको फूल, मैं उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ रहा था, सकारात्मकता ढूंढ रहा था। क्या बात। तो बहुत मैंने आनंद लिए हर उस सफ़र के। और मैंने तय समय से पहले मेरी राइड पूरी करी, और जीवन के कई बदलाव मैंने करे उसमें। और सीखना चाहिए, हर पल सीखना चाहिए। मैं तुमकुर से निकला तब 750 किलोमीटर कन्याकुमारी थी, और 5 दिन का मेरा सफ़र। मैंने बोला अब आराम से 5 दिन में इसको ख़त्म करेंगे। तो 125 किलोमीटर पे मुझे तमिलनाडु बॉर्डर पे एक साइकिलिस्ट मिले, तो उन्होंने बताया कि 650 किलोमीटर ये जो राइड है मैंने 24 घंटे में पूरी करी है। मैंने अपना निर्णय बदल दिया वहाँ पर। जो मेरी आने वाले 4 दिन और थे, जी 5 दिन के मेरी सफ़र था, मैंने बोला कि जब ये 24 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं तो मैं अभी से 48 घंटे में ये सफ़र ख़त्म करूँगा। क्या बात। तो आपको चैलेंज लेना पड़ेगा, आपने सोचा क्या है, लेकिन जब आपसे कोई, आप आगे वाले को देखिए और अपना निर्णय बदलिए। हारने से काम नहीं चलेगा, निर्णय को चेंज करते रहिए, और मन और दिमाग दोनों को लड़ाते रहिए हमेशा। अगर आपका मन कह रहा है मुझे ये करना, दिमाग ना करेगा, तो आपको दिमाग को हराना। बहुत बड़ी चीज़ है। क्या बात कही कि मन और दिमाग को आप लड़ाते रहिए और जीत की ओर अग्रसर होते रहिए। क्या बात है। आप इतना सकारात्मक कैसे रख पाते हैं इतनी विषम परिस्थितियों में?
और इतना पॉजिटिविटी आप कहाँ से लाते हो? देखिए, कोई कहीं से नहीं ला सकता, हर आदमी के अंदर है। कोई आपको दूसरा नहीं देगा, आपको खुद के अंदर से लेनी है। सिर्फ अंदर झांकिए तो सही। हर इंसान को अपने अंदर झांकना है, उसके अंदर हर चीज़ है, बस उसको निकालना है बाहर। मैं खरीद के थोड़ी ला सकता हूँ कहीं, क्या आप मुझे दे दीजिए, मेरे अंदर ही है। वैसे ही हर आदमी, हर इंसान के अंदर है, उसे अपने शरीर के अंदर से ही उसको खींच के बाहर लाना है, बाहर लाना है बस। अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है, क्या बात है। और अगर ऐसे पूछा जाए कि इतना बड़ा मुकाम मैंने हासिल कर लिया कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये कोई सोच नहीं सकता। जैसे आपने ही बताया और हमने भी पढ़ा कि बोल के झंडा फहराना, और वो भी लाल चौक, जहाँ खड़े थे उसके आसपास चारों तरफ बिल्डिंग है, एक गोली कहीं से भी आ सकती, वो भी डिगा नहीं पाई आपको। लेकिन यहाँ नहीं रुके आप, फिर ये सिलसिला वापस आपने उसके बाद द्वारका से डिब्रूगढ़, फिर आपने अयोध्या, फिर आप नर्मदा परिक्रमा। तो ये क्या नीरज, ये क्या है? जब मैं देश के युवा को देखता हूँ और दिन भर देखता हूँ कि वो खेल के मैदान अब स्क्रीन के मैदान बन गए। उसे खेलने का बोलो तो वो गेम्स खेलता है, मोबाइल पे खेलता है, लैपटॉप पे खेलता है। खेल के मैदान से वो दूर होते जा रहे हैं। और जो अभी इससे भी एक बड़ी समस्या है, जब युवाओं को मैं देखता हूँ कि सिगरेट और शराब, ये तो बहुत छोटी चीज़ हो गई है और वो नशे की ओर आ गया है आजकल। मतलब जहाँ उसे डिप्रेशन हुआ तो वो नशे की तरफ आ गया। तो बीच में बस उन युवाओं को ललकारने के लिए क्या बात है? मैं कुछ न कुछ करने की सोचता रहता हूँ। ये युवा 55 वर्षीय है और किसी भी 19 वर्षीय युवा को मार दे सकता है, वो जज्बात है। आप देखिए, उम्र कभी बाधा नहीं होती है। कोई उम्र तो नंबर है। हाँ, नंबर। तो मैं वो चाहता हूँ कि वो कैसे आप कर पाते थे कि आप 55 साल का एक युवा 19 साल के युवा से कॉम्पीट, वो बताओ ना, कैसे आप कर पाए सब? मैं युवाओं को, मुझे बहुत मज़ा आता है युवाओं को चैलेंज देने में, बहुत मज़ा आता है। मैंने कश्मीर कन्याकुमारी करी, उसके बाद मैंने रनिंग की तरफ आ गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, द्वारका डिब्रूगढ़ जिस दिन मैं कर रहा था, कन्याकुमारी में सीट से उतरने के बाद 125 दिन बाद कन्याकुमारी के लिए द्वारकाधीश में सीट पर मैं बैठा था। क्या बात? 125 दिन तक मैं साइकिल की सीट पर भी नहीं बैठा था और सीधे जाकर वहाँ बैठा, क्योंकि मैं देखना चाहता था। मैंने कहा ना कि आपके अंदर ही है। मैं देखना चाहता था कि बिना प्रैक्टिस में अब क्या कर सकता हूँ। मैंने 3500 किलोमीटर जो वो यात्रा है, 230 किलोमीटर पर डे के हिसाब से 15 दिनों में पूरी यात्रा ख़त्म करी। तो मुझे मज़ा आती है युवाओं से लड़ने में। और एक और बात बताऊँ आपको मैं, कि युवाओं से लड़ना मतलब ऐसा नहीं कि मैं उन्हें हराना चाहता हूँ, मैं उनसे हारना भी चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि साइकिलिंग का सबसे अच्छा माहौल, मैंने लगभग पूरे देश में साइकिल चलाई और यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा मुझे साइकिलिस्ट मिले, है ना। अब आप कहेंगे साइकिलिस्ट मिले मतलब, आजकल साइकिलिस्ट मतलब हमारा दिमाग चलता है कि झुका हुआ हैंडल, साइकिलिंग के जो सब गियर्स लगे हुए हैं, है ना। नहीं, ऐसा नहीं। साइकिलिंग मीन्स जो साइकिल चला रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में आप जहाँ भी निगाह दौड़ाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं साइकिल चलाता हुआ खेत के अंदर किसान दिखेगा, सड़कों पर साइकिल चलाते हुए लोग दिखेंगे। तो मैं आपको युवाओं का यही किस्सा सुना रहा हूँ कि जब मैं ये यात्रा कर रहा था तो कई जगह 25-25 किलोमीटर तक यंग लड़के जो कॉलेज, समझे कि दरभंगा से सीकरी तक रोज अप डाउन करते हैं, तो वो मिले मुझे ऐसे लोग। 25 किलोमीटर की साइकिलिंग के वो पढ़ने आते हैं, गांव से यहाँ तक पढ़ने आ रहे हैं। तो ऐसे युवा जब मुझे साइकिल पर मिलते थे, कई मुझसे रेस भी लगाते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उन्हें जीत जाने देता था। मैं
हार जाता था उनसे, और उस हार में भी मुझे जीत मिलती थी। और ये जीत सिर्फ बिल्कुल वैसी रहती थी जैसे माँ बाप भूखे रहकर अपने बच्चे को खिलाने की सोचते हैं, तो उनका पेट भर जाता है उनकी पसंद की चीज़ देखे। तो मैं चाहता हूँ कि युवा आगे आए, मतलब हराना मीन्स ऐसा नहीं कि मैं हराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वे कंपटीशन करें। आपका कैरेक्टर ही है कि हर दर्द को आनंद में परिवर्तित कर देना, ये आपसे सीखा गया। नीरज जी, कभी ऐसा लगा आपने कि एक बहुत बड़ी यात्रा, फिर दूसरी बहुत बड़ी यात्रा, द्वारका से डिब्रूगढ़, आप सोच ही नहीं सकते, क्या आप चाहते तो मुंबई से दिल्ली भी कर सकते थे, मुंबई से चेन्नई भी कर सकते थे, जहाँ बहुत सुकून, बहुत आराम, पर क्या आप ऐसा क्यों कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां कोई नहीं पहुंच पाता या कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, तो ये जज्बात, ये हिम्मत? देखिए, मैंने नर्मदा परिक्रमा साइकिल से करी। मैं असल में फिटनेस को धर्म से जोड़ना भी चाहता हूँ। क्या आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको 21 किलोमीटर की दौड़ लगानी है या आपको 15 किलोमीटर पैदल चलना है, तो आदमी हंस देगा मुझ पर, या हो सकता है अगर कोशिश करेगा तो 2-4 किलोमीटर के बाद रुक जाएगा। लेकिन आप देखिए, माँ वैष्णो देवी का दरबार हो या किसी भी धार्मिक स्थल पे हम देखते हैं, आदमी आसानी से हंसता हंसता चढ़ता है। अमरनाथ यात्रा इतनी विषम परिस्थितियों में आदमी बुजुर्ग एक से करते हैं, विषम परिस्थितियों में। तो मेरा यही कहना है कि जब फिटनेस को हम धर्म के साथ जोड़ देते हैं, क्या तो बहुत आसान हो जाता है। और मुझे भी लगता है नीरज जी कि कितने भी क्राइसिस हों, और अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं, जो 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 एक दुर्भाग्य है कि हम अपनी नई पीढ़ी को वो नहीं दे पा रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की ओर उनको मोड़ना चाहिए, और उसी से वो सारे रास्ते भी आगे खुलते जो आपने बोले। तो फिर नई रहा, फिर आपने एक नया मुकाम चुना कि आप इंदौर से अयोध्या, मतलब आप वो हर काम करना चाह रहे हैं जिसमें जो आसान ना हो। तो ये कैसे आप हिम्मत कैसे जुटा पाते हैं कि मैं आसान काम नहीं करूँगा? नीरज याग्निक आसान काम के लिए बना ही नहीं है। तो ये अपने आप से जो संघर्ष करके जो आप निकल पाते हैं, तो मैं एक बहुत बड़ी मिसाल ही हूँ आपके लिए। अपने आप का संघर्ष बहुत बड़ा होता है नीरज। तो मैं चाहता हूँ कि हर दौर पे, हर उस मुकाम पे आपने जो आपका संघर्ष अपने आप से किया है, वो आप अगर अपनी बात रख पाएँ और अपने तरीके से समझा पाएँ, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा तोहफा युवाओं के लिए नहीं है। देखिए, आज का युवा तो वैसे भी मेंटल फिटनेस को लेकर बहुत ही चिंतित है, क्योंकि हर फील्ड में आदमी 2 साल से लगभग घर पे बैठा पिछड़ गया जी। और 2 साल घर पर रहना बहुत बड़ा यानी 10 साल पिछड़ जाना, बहुत बड़ा 10 साल पिछड़ जाना। तो फिजिकल के साथ अब मेंटल फिटनेस, यह पूरे देश को करना पड़ेगा और इसे आंकना पड़ेगा। फिजिकल तो हम आंक लेंगे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हम यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए, आपके पास सारे साधन हैं, साधन है, आपने पहुँच लिया। जी। मेंटल फिटनेस, इसे कैसे आंकेंगे? तो यह जो बार बार नई चीज़ करना है, यही एक दुर्लभ चीज़, हाँ, दुर्लभ चीज़ करना है। यह मेंटल फिटनेस आंकने का पैमाना है। आप कुछ ऐसा कीजिए जो आपने अब तक नहीं किया। जब ये 55 साल का युवा जिद के साथ, जज्बात के साथ, अगर हर विषम परिस्थिति को और दुर्गम रास्ते को चुनते हुए कहते हैं ना कि कोई भी अचीव करना तो एक शॉर्टकट भी होता है, तो क्या कभी ज़िंदगी में आपने शॉर्टकट के लिए नहीं सोचा कि ये बहुत आसान है, मैं आसानी से इसको, आपने हर उस रास्ते को चुना जो बहुत दुर्लभ था? तो वो मनस्थिति क्या थी और वो ऐसा क्यों? देखिए, लौट कर आना, पलट कर आना हर इंसान को
सीधा सीधा चलता है तब तक तो बड़ा आसान रहता है, लेकिन जब हमें वापस आना है, और अभी पिछला जब से मैं ये कर रहा हूँ ये दौर ये चल रहा है वापस आने का, कि हमें वापस आना है। क्या बात। और वापस आना है तो हर इंसान को कुछ अलग करना पड़ेगा। जो वो करता है अगर किसी भी फील्ड में उसे अलग करना है, लोगों से अलग हटकर करना है, ज़्यादा करना है जो उसने आज तक नहीं करा है, तो ही वो पलट कर वापस आएगा। और बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो आप कह पा रहे हैं। नहीं आ जाएगा इंसान। लेकिन नीरज, हमेशा मैंने देखा आपको कि एक लिमिटेशन, एक दायरा, और आपकी जिद है कि उस दायरे को तोड़ के और फिर मुकाम हासिल करना है। और कभी आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं आया कि बस अब ये बहुत है, नीरज रुक जा? कभी ऐसा नहीं लगा कि नीरज अब बस? मैं तो अब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं 2 दिन से सोच रहा था कि कुछ अलग करना है। क्या बात है। तो मैंने लेह से मनाली से खारदुंगला, ओहो, यह विश्व का हाईएस्ट मोटरेबल ट्रैक है। तो मैं विचार कर रहा था, अब आज आप जब मुझसे बात कर रहे हैं तो मैंने सोच लिया कि मैं करूँगा। क्या बात है। लोग इसको सामान्यतः 12 दिनों में करते हैं, मैं इसे 6 से 7 दिन के अंदर करूँगा। ये भी मैंने अभी आपसे बात करते करते सोच लिया। क्या बात है। मुझे ध्यान है कि अमरनाथ जी यात्रा पे हम लोग थे तो वहाँ वो लद्दाख का जब वो एक जिस तरह से गाड़ियाँ हमको दिखती थी, वो पहाड़ पे एक छोटी सी वो माचिस की डिब्बी, ट्रक, बड़े बड़े ट्रक भी माचिस की डिब्बी दिखते थे। तो फिर वही कि आसान चीज़ मैं नहीं लूँगा, वही दुर्लभ, वही पहाड़ियाँ और वही सकरे रास्ते। नहीं देखो, दुर्लभ कुछ भी नहीं है, है ना, सब लोग करते हैं। प्लस मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आज इंदौर में मेरे साथ के लोग, मेरे से छोटे लोग जितने भी हैं, जब वो ये देखेंगे कि एक 55 साल का युवा देखो ये आप युवा कह लो, अंदर से शरीर तो बड़ा होता जाता है। नहीं, मन से आपकी- तो मन से देखो, पूरा खेल ही दिमाग Yes, yes. पे कंट्रोल करना है। मुझे भी ये लगता है जीवन नीरज में। जी कि उम्र बाधा नहीं होना चाहिए, और जो आपने दिखा दिया है कि उम्र कभी भी बाधा नहीं रही है आपकी। उम्र बाधा रहती भी नहीं है, दिमाग को समझाना है हमें बस कि नहीं हो जाएगा। कभी भी आप देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि हम अगर दौड़ रहे हैं तो हमारा पाँव अपने आप रुक गया कि अभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा दिमाग ही तो रुकता है कि अब आप नहीं चल पाओगे। आपको दिमाग को समझाना है बस, उससे इस तरीके से झगड़े भी, दोस्ती भी करिए। इतनी आसानी से समझा पाते हैं? नहीं, कोई भी समझा लेगा, मतलब मैं नहीं, हर इंसान बहुत आसानी से समझाएगा। बस उसमें ये मादा आना चाहिए कि मुझे ये करना है।